गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपनी संस्था यूथ सॉल्यूशन में सभी का स्वागत है। भारत के सामान्य परिचय में हम पढ़ रहे थे, जिसमें भारत की स्थिति को समझे हैं, भारत के राज्यों को समझे, भारत का टोटल क्षेत्रफल, लंबाई चौड़ाई कितना है, इसको समझने का प्रयास किए। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं, भारत के तटीय राज्य और भारत के कुल तटीय राज्य कितने हैं, भारत में तटों की लंबाई कितनी है, तो इसको समझेंगे। इससे पहले हम देख रहे हैं कि ये भारत का एक मैप है और भारत के मैप पर देख रहे हैं कि आप यहाँ गुजरात से लेकर के वेस्ट बंगाल तक देख रहे हैं कि भारत के तटीय क्षेत्र है, जो भारत का क्षेत्र समुद्र के तटों से लगा हुआ है। अब इसमें आता है एक साइड अरब सागर, नेक्स्ट नीचे आता है हिंद महासागर और इधर है आपका वेस्ट बंगाल। अब बात आती है कि भारत में तटों की टोटल लंबाई कितनी। एक्चुअली यहाँ से दो तरह से क्वेश्चन आता है, एक टोटल लेंथ कितना है कोस्टल एरिया का और एक आता है मुख्य भूमि का। तो अगर आपसे गुजरात से लेकर के वेस्ट बंगाल तक ले जो तटों की लंबाई कहेगा वो हो जाएगा 6100 किलोमीटर। ना हो जाएगा 6100 किलोमीटर। लेकिन जब ये टोटल लेंथ के साथ साथ जब इसमें लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, यानी कि भारत के मुख्य भूमि के साथ साथ द्वीपों के जो तटीय लंबाई है इसको भी इंक्लूड कर दिया जाएगा, तो इसकी टोटल लंबाई क्या हो जाती है। तो टोटल लंबाई अगर हम बात करेंगे, ये हो जाता है 7516.6 किलो। ठीक है, याद रखेंगे हम। अब बात आती है कि और कुछ पॉइंट है जो यहाँ पर आप देखेंगे कि तटों की लंबाई में चेंज हुआ है अभी हालिया रिपोर्ट के अनुसार। तो वो करेंट का इशू है, एक दिन हम उसको आपको एक वीडियो में पूरा बता देंगे कि कौन कौन से क्या क्या है, किसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ते हैं भारत के तटों के राज्यों के कौन कौन से नाम हैं। तो सबसे पहली बात आती है भारत में तटीय राज्यों के बारे में कि टोटल तटीय राज्य कितने हैं। तो भारत में टोटल तटीय राज्यों की संख्या 9 है। ठीक है, तो 9 है। अब बात आती है कि भारत में पूर्वी तट और पश्चिमी तट यानी कि ईस्टर्न कोस्टल एरिया और वेस्टर्न कोस्टल एरिया में तटों पर राज्यों की संख्या को लेकर क्वेश्चन आता है। तो इसमें हम देखेंगे कि पूर्वी तट और पश्चिमी तट। पूर्वी तटों में अगर बात करेंगे तो पूर्वी तटों पे ये वाली राज्य, एक है वेस्ट बंगाल, दूसरा ओडिशा, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा तमिलनाडु। तो टोटल कितने राज्य हो गए? 4। पूर्वी तटों पे राज्यों की संख्या 4। अब बात आती है कि पश्चिमी तटों पर कौन कौन से राज्य हैं और उनकी संख्या हम काउंट करेंगे। सबसे पहले तो फर्स्ट नंबर पर इधर है गुजरात, एक नंबर पर गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा, चौथा है कर्नाटक और पांचवा है केरल। तो पश्चिमी तटों पर राज्यों की संख्या 5। कितने हैं? 5। चलिए अब हम सबको एक एक करके पढ़ लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम देखेंगे तटीय राज्यों को एक एक करके। तो पूर्वी तट और पश्चिमी तट में अगर हम इधर से पढ़ना शुरू करते हैं तटों में, तो एक नंबर पर क्या आएगा हमारा? गुजरात। कौन सा राज्य आ जाएगा? गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात। गुजरात राज्य है ये वाला। दूसरा कौन सा आएगा? तो महाराष्ट्र। दूसरा हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट कौन सा है? तो नेक्स्ट हो जाएगा गोवा। गोवा। और सबसे लास्ट गोवा के बाद क्या हो जाएगा? कर्नाटक। फोर्थ नंबर पर
कर्नाटक, और सबसे लास्ट होगा नेक्स्ट केरल। हमने एज ए इसको लोकेशन वाइज भी और अरेंज करके लिख भी दिए हैं। अब आते हैं हम पूर्वी तट पे। तो पूर्वी तट पर देखेंगे तो एक नंबर पर पढ़ेंगे कौन, वेस्ट बंगाल। दूसरा क्रम कौन सा है वेस्ट बंगाल के बाद, ओडिशा, और हो जाएगा ओडिशा। तीसरा क्रम क्रम किसका है, तो आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश। और फोर्थ क्रम किसका है, तो यह है तमिलनाडु। चलिए, तो हमने देख लिया टोटल कितने राज्य हैं तटों से लगने वाले, 9 हैं। और इसको एक क्रम से हम याद रखेंगे, पहला राज्य गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल। ये हो गया आपका पश्चिमी तट। पूर्वी तटों पर देखेंगे तो सबसे पहला पश्चिम बंगाल, उसके बाद ओडिशा, तीसरा हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, और चौथा तमिलनाडु। अब बात आती है कि भारत में तटों की जो लंबाई है और उसमें सबसे तटों लंबी तट किस राज्य का है, तो सबसे लंबा तट की बात अगर करेंगे किस राज्य का है, तो यह है गुजरात का। याद रखेंगे, सबसे लंबा तट, सबसे लंबा लंबा तट किस राज्य का है, एक सेकेंड, लंबा तट किस राज्य का है, तो गुजरात का। कितना लंबा है गुजरात का तट, तो ये आपका आ जाता है 1600 मीटर, 1600 किलोमीटर, लगभग 1616 भी आपको कहीं मिलेगा, तो 1600 लगभग याद रखेंगे हम किलोमीटर गुजरात का टोटल तट है जो सबसे लंबा है। देखिए अब बात है ना कि जो नया जो रिपोर्ट आया है वो सब बदल गया है, तो इसीलिए हम आपको वो नहीं बता रहे डाटा, क्योंकि अब वो करंट का डाटा हमको याद करना होगा। और हम एक दिन आपको वो करंट वाला जितने भी इससे संबंधित जो कोस्टल एरिया को नया तरीके से फिर से जो रिपोर्ट आया है और उसकी लंबाई क्या है कितनी है, उसको एक बार लेकर के सारा कुछ बता देंगे। तो अभी हम बस ये बता रहे हैं कि सबसे लंबा तट किसका है, गुजरात का है। और सबसे छोटा तट कौन सा है, तो गोवा का है। सबसे छोटा कहेगा, छोटा में तो गुजरात, सॉरी गोवा। चलिए 101 किलोमीटर है, लेकिन ये भी बदल गया है, अब तो सारा कुछ नए रिपोर्ट के अनुसार हम पढ़ेंगे, लेकिन जो अभी भी है उसको याद रखेंगे। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या देखते हैं हम, तो भारत में तटों के अलग अलग नाम है। सीधी सी बात है। अब बताइए, जरा सा हम कहेंगे कि हम जा रहे हैं घूमने समुद्री तटों पे, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैम जा रही समुद्री तटों पे, कौन से तट पे जा रही है, आप पूछेंगे। हम अगर आपसे सीधे कह दें कि हम गुजरात वाले तट पे जा रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा मैम गुजरात के तटीय क्षेत्रों पर जाएगा। तो आप ये पता है, अगर हम डायरेक्ट नाम बोल देंगे कि काठियावाड़ के तट पे जा रहे हैं, तो आपको तब श्योर हो जाएंगे कि मैम गुजरात जा रही है। काठियावाड़ का तट कहाँ है, गुजरात में है। तो यही सारी बातें हैं कि भारत में जो राज्य और राज्यों में जो तटों के अलग अलग नाम है उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहला हम देखते हैं गुजरात। और गुजरात में क्या है, जो गुजरात में कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी यानी कच्छ, और उसके बाद अगर देखेंगे दमन द्वीप का क्षेत्र यानी खंबात की खाड़ी, वहां तक के तटीय क्षेत्रों का जो नाम है उसका ही नाम है काठियावाड़। काठियावाड़, काठियावाड़ का तट। अब बात आती है कि जब दमन द्वीप के बाद जो गोवा का क्षेत्र है, गोवा का जो क्षेत्र है और जो महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र है, यानी महाराष्ट्र से लेकर के
गोवा तक के तटीय क्षेत्रों का नाम क्या है? तो वो है कोंकण। क्या नाम है? कोंकण। याद रखेंगे, कोंकण का तट। कहाँ तक के क्षेत्र को? गोवा। ठीक है। अब बात आती है कि गोवा के बाद गोवा से लेकर के महाराष्ट्र तक, सॉरी महाराष्ट्र कहते हैं, कर्नाटक, ये वाला जो तट है इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है केनारी। क्या नाम है? केनारी। कर्नाटक के तटों का नाम क्या है? केनारी का तट। अब कर्नाटक के बाद जो केरल आएगा, और केरल का जो तटीय क्षेत्र है इसे जो कन्याकुमारी तक का, यानी केरल में जो कन्याकुमारी जो तमिलनाडु का क्षेत्र है अंतिम यहाँ तक के तटों, ये जो क्षेत्र है इसका नाम है मालाबार का तट। मालाबार। हमने अभी बस राज्यों में तटों के नाम को इंडिकेट करने का प्रयास किया है कि गुजरात के तट को क्या कहेंगे? काठियावाड़ का तट। याद रखेंगे। महाराष्ट्र के तट को क्या बोलेंगे? कोंकण के तट, गोवा और महाराष्ट्र के तट को। अब आते हैं गोवा से बाद यानी कर्नाटक वाले जो तट है उसका क्या नाम है? तो केनारी का तट। और कर्नाटक के बाद जो केरल राज्य है, केरल के तटीय क्षेत्र को क्या कहेंगे? मालाबार का तट। अब यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि ये राज्य होंगे, तो हम इस राज्यों के तटों का नाम ये कहेंगे। लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ से कहाँ तक, तो याद रखेंगे ये दमन, दमन द्वीप का जो क्षेत्र है वहां तक के तट को ही हम यहाँ पर ये याद रखेंगे कच्छ, ये वाले क्षेत्रों को काठियावाड़ का तट। लेकिन कोंकण के तटों में कई बार क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा उलझाने के लिए पूछा जाता है और बच्चे उलझ भी जाते हैं। कोंकण का जो तट है इसमें दो प्रकार के आपको नाम आता है। एक आता है सहयाद्री। सहयाद्री। और जो सहयाद्री वाला तट है वह महाराष्ट्र में है। दिल्ली कहाँ पर है? तो यह है महाराष्ट्र। और जो कोंकण का मुख्य अगर तट कहेगा कि कौन कहाँ पर पड़ता है तो ये आता है गोवा में। याद रखेंगे, ये हो जाएगा आपका गोवा में। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको क्वेश्चन दे देगा कि सह्याद्री का तट कहाँ है। ऑप्शन में आपको गोवा रहेगा, महाराष्ट्र भी रहेगा, गुजरात भी रहेगा, कर्नाटक भी रहेगा। अगर आप समझे नहीं रहेंगे तो कहेंगे कि मैम तो बताई थी महाराष्ट्र के तट को कोंकण का तट कहते हैं, तो फिर ये सह्याद्री कैसे? तो ध्यान रखेंगे कि महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र को सह्याद्री के नाम से जानते हैं, लेकिन वह भी कोंकण के तट का ही हिस्सा है, क्योंकि कोंकण के तट महाराष्ट्र से लेकर के गोवा वाले क्षेत्रों को कहा जाता है। लेकिन अगर दूसरे तरीके से इसमें भी क्वेश्चन पूछ दे कि कोंकण का तट किस राज्य में है, और आपको केवल एक राज्य को टिक करना होगा, उसमें ऑप्शन में आपको महाराष्ट्र भी हो, गोवा भी हो, गुजरात भी हो, कर्नाटक भी हो, तो किसको टिक करेंगे? हम गोवा को टिक करेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब आता है कि गोवा से लेकर के जो कर्नाटक वाला तट है, अगर हम देखेंगे कौन सा, तो न्यू मंगलुरु, मंगलुरु क्षेत्र। मंगलुरु का जो क्षेत्र है वहां तक के तटीय क्षेत्रों को क्या कहा गया है? केनारी का तट। अब मंगलुरु के बाद कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो मालाबार का तट। ठीक है, यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे अब बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि एक नदी है जिसका नाम है कावेरी। याद रखेंगे, एक कावेरी, कृष्णा और है गोदावरी, सॉरी महानदी। महानदी, कृष्णा और कावेरी।
क्या है यहाँ पे, अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं, यानी कि महारा ये वेस्ट बंगाल वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है दीघा। दिल्ली पश्चिम बंगाल वाले तटों को कहा गया है दीघा का तट। ठीक है। अब हम आते हैं कि महानदी से लेकर के जो स्वर्ण रेखा नदी है, महानदी से लेकर स्वर्ण रेखा नदी के जो तटीय क्षेत्र है उसका क्या नाम है? इसे कहा गया है उत्कल सरकार या उत्तरी सरकार। क्या कहा गया है? उत्तरी सरकार। अब महानदी से लेकर के कृष्णा नदी के तट, जिसे हम कह सकते हैं ओडिशा, ओडिशा ओडिशा राज्य के जो तटीय क्षेत्र है इसका क्या नाम है? तो इसके तटों का नाम है उत्कल। क्या नाम है? उत्कल। उत्कल का तट किसे कहेंगे? ओडिशा के तटों को। अब यहाँ पर कृष्णा नदी से लेकर के कावेरी नदी के तटों के जो नाम है उसका नाम है क्या? तो कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। और कोरोमंडल तट मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। तो याद रखेंगे कावेरी से कृष्णा नदी तक के तटीय जो क्षेत्र है उसका नाम है कोरोमंडल का तट, और कृष्णा से महानदी के बीच वाले जो क्षेत्र है उसका नाम है उत्कल तट। और महानदी से लेकर के अगर आप देखेंगे स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी के जो तटीय क्षेत्र है यहाँ तक का जो टोटल तट है उसे कहा गया है उत्तरी सरकार। ठीक है, यहाँ तक ले किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक सेकेंड। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, एक सेकेंड। कावेरी, कृष्णा और महानदी। अच्छे से एक तरह से अरेंज कर देते। कावेरी, कृष्णा और महानदी। कावेरी से कृष्णा वाले ये जो तट है इसे कहेंगे हम कोरोमंडल का तट। कहेंगे कोरोमंडल। और कोरोमंडल का तट किस राज्य में पड़ेगा? तो तमिलनाडु में। कृष्णा से महानदी वाले क्षेत्र को, तट को हम उत्तरी सरकार कहेंगे। यहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, उत्तरी सरकार। ठीक है। और महानदी से लेकर के स्वर्ण रेखा नदी, यहाँ के तट को हम कहेंगे उत्कल तट, उत्कल तट। और ये जो पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र हुआ, पश्चिम बंगाल वाले तट को हम कहेंगे दीघा तट, दीघा तट। ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर था लेकिन हमने सुधार दिया है। यानी कि जो भारतीय तटों के नाम है अलग अलग राज्यों में उसको हम एक क्रम से याद रख सकते हैं। गुजरात वाले तटीय क्षेत्र का नाम काठियावाड़ का तट है। महाराष्ट्र वाले को सह्याद्री कहेंगे। और महाराष्ट्र के साथ साथ जब गोवा को हम उसमें शामिल करते हुए टोटल तटीय तटों का नाम कहेंगे तो कोंकण का तट। उसके बाद कर्नाटक वाले तटों का नाम केनारी का तट है। और नेक्स्ट जो हमारा आता है केरल,
केरल के तट का नाम क्या है? तो मालाबार का तट। अब इधर आते हैं तो कन्याकुमारी से यानी कावेरी नदी से लेकर के कृष्णा नदी के बीच में जो आप देखेंगे तमिलनाडु का क्षेत्र है, तो तमिलनाडु के तटों को कोरोमंडल का तट कहेंगे। उसके बाद आता है आपका ये जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के तटों का नाम क्या पड़ेगा? तो उत्तरी सरकार। और उड़ीसा वाले तट को हम कहते हैं उत्कल तट। ठीक है, क्या कहेंगे इसको हम? उत्कल तट। तो ये देख लिए। और इधर ये जो तट है आपको पश्चिम बंगाल में, उसे कहेंगे स्वर्ण रेखा नदी। और मेन होता है क्या है कि राज्य हमको याद करना है, राज्यों के साथ साथ किस जगह से उस तट का नाम शुरू होता है और कहाँ पर इसका एंडिंग है, ये समझना मेन जरूरी है। और हमने ये सारा कुछ बताने का प्रयास किया है, राज्यों के साथ साथ कहाँ से शुरू कहाँ पे खत्म होगा तटों का नाम। अब आता है कि हमने तटीय राज्य पढ़े, तटों के नाम पढ़े। अब आता है बंदरगाह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बंदरगाह। भारत के प्रमुख बंदरगाह। अब भारत के प्रमुख बंदरगाह की हम बात करेंगे तो भारत में दो प्रकार के बंदरगाह है। कैसे कैसे? तो देखेंगे, एक आता है आपका बड़ा बंदरगाह, जो लगभग आपको इसकी संख्या 13 आपके आसपास दिखाई देगी। और बहुत सारे आपको छोटे छोटे बंदरगाह है जो लगभग 200 से प्लस आपको इसकी संख्या दिखाई देगी। जो बड़े बंदरगाह है उस पर नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है। इस पर नियंत्रण किसका होगा? केंद्र सरकार का। लेकिन जो छोटे बंदरगाह है उस पर नियंत्रण राज्य सरकार का होता है। राज्य सरकार इस पे अपना नियंत्रण रखती है। अब बात आते हैं गुजरात से, हम शुरू करते हैं तटों के बारे में, क्योंकि तट पढ़े थे गुजरात से ही। तो गुजरात के तटों का क्या नाम अभी हम बताए हैं? काठियावाड़ का तट। अब यहाँ पर कौन सा बंदरगाह है? तो यहाँ पर है आपको कांडला बंदरगाह। क्या नाम है इसका? कांडला बंदरगाह। कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। इसे ही ज्वारीय बंदरगाह भी कहते हैं, याद रखेंगे इसे क्या कहते हैं? ज्वारीय बंदरगाह। और क्या है? इसका नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इसका नाम कर दिया गया कांडला बंदरगाह का। और कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। एक्चुअली मेरी थोड़ी सी आवाज सुनने में शायद में भी दिक्कत हो, थोड़ा सर्दी की वजह से ऐसा आवाज मेरा आ रहा होगा। चलिए अब दूसरा हम राज्य देखेंगे, महाराष्ट्र। कौन सा देखेंगे? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में कौन सा बंदरगाह है? तो महाराष्ट्र में आपको आएगा दो ठो बंदरगाह। सबसे पहला हम देखेंगे, एक है मुंबई, मुंबई बंदरगाह। और ये जो मुंबई बंदरगाह है यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे बड़ा। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह है। और इसमें अगर हम देखेंगे, इस मुंबई बंदरगाह के ही, अब बताइए इतना बड़ा बंदरगाह है तो इस पर लोड अधिक होगा। तो इसके लोड को कम करने के लिए, इसको सहयोग देने के लिए एक नया बंदरगाह बनाया गया है जिसका नाम है नहवा शिवा, नहवा शिवा बंदरगाह। इसे ही जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। और यह भी कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है। अब ये आता है कि मुंबई का जो बंदरगाह है ये किस द्वीप पर है? तो साल्ट लेक द्वीप, साल्ट लेक द्वीप पर
मुंबई बंदरगाह स्थित है। ये याद रखेंगे, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह किस द्वीप पर स्थित है? तो साल्ट लेक द्वीप पर स्थित है। और बात आती है कि मुंबई बंदरगाह को सहयोग देने के लिए कौन सा नया बंदरगाह का निर्माण किया गया है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। वो भी कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। ठीक है। और यह सबसे नवीन बंदरगाह है। नवीन मतलब सबसे नया। चलिए, अब नेक्स्ट कौन सा बंदरगाह देखेंगे हम? महाराष्ट्र के बाद गोवा में। कहाँ पे आएंगे हम? गोवा। अब गोवा में कौन सा बंदरगाह हमको दिखाई देगा? तो गोवा के बंदरगाह का नाम है मुर्मू गोवा। मुर्मू गोवा। गोवा के जो बंदरगाह है उसका नाम क्या है? मुर्मू गोवा बंदरगाह। चलिए, अब गोवा के बाद हम जब आते हैं कर्नाटक में, कहाँ पे आएंगे? कर्नाटक। और कर्नाटक में हमें कौन सा बंदरगाह दिखाई देगा? तो कर्नाटक में आपको दिखाई देगा, कर्नाटक में कौन सा बंदरगाह है? तो न्यू मंगलुरु। मंगलुरु बंदरगाह। मंगलुरु। याद रखेंगे, कर्नाटक में कौन सा बंदरगाह है? तो मंगलुरु बंदरगाह। अब नेक्स्ट आते हैं हम, जो कि केरल राज्य है। कौन सा राज्य? केरल। और केरल में कौन सा बंदरगाह हमें दिखाई देगा? तो केरल में आपको दिखाई देगा कोच्चि। कोच्चि बंदरगाह, जो कि एक प्राकृतिक प्राकृतिक निर्मित प्राकृतिक निर्मित बंदरगाह है। यह कैसा पोर्ट है? तो नेचुरल पोर्ट है। कौन? कोच्चि बंदरगाह। और ये कहाँ स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। अब बात आती है कि कोच्चि बंदरगाह को ही अरब सागर की रानी कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? अरब सागर की रानी। अरब सागर की रानी। अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को कहा गया है? तो कोच्चि बंदरगाह को याद रखेंगे। और यह प्राकृतिक निर्मित बंदरगाह है। कहाँ स्थित है? तो केरल में। चलिए, तो अब तक हमने जो पश्चिमी तट थे और पश्चिमी तटों पे जो बंदरगाह है उसको हमने क्रम से देखा। सबसे पहले गुजरात में गए और गुजरात में क्या मिला हमें? कांडला बंदरगाह। फिर हम महाराष्ट्र में आए और महाराष्ट्र में हमें कितना बंदरगाह मिला? दो। एक मुंबई और दूसरा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तीसरा जब हम जाते हैं कौन से राज्य में? तो गोवा में, और हमें मुर्मू गोवा बंदरगाह दिखाई देता है। फिर जाते हैं हम कर्नाटक में और कर्नाटक में हमें मंगलुरु बंदरगाह मिलता है और केरल में कोच्चि। चलिए, अब हम पूर्वी तटों पे देखते हैं कौन कौन से बंदरगाह है। तो पूर्वी तटों के लिए थोड़ा सा हम दूसरा मैप ले लेते हैं, स्लाइड को चेंज कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जब हम पूर्वी तटों पे जाते हैं तो पूर्वी तटों पे तमिलनाडु वाला क्षेत्र में हम प्रवेश करते हैं। और तमिलनाडु के क्षेत्र तट को क्या बोलते हैं? कोडोमंडल तट। अब यहाँ पर देखते हैं कि तमिलनाडु में कौन कौन सा तट है, सॉरी बंदरगाह है। तो तमिलनाडु में हमें कई बंदरगाह दिखाई देंगे। सबसे पहला चेन्नई। याद रखेंगे, कौन सा बंदरगाह? चेन्नई बंदरगाह। जो कि कैसा बंदरगाह है? तो कृत्रिम कृत्रिम रूप से यह निर्मित बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह। और इसके साथ ही साथ यह सबसे प्राचीन बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह कैसा बंदरगाह है? तो एक कृत्रिम है और सबसे प्राचीन सबसे पुराना बंदरगाह है। कौन? चेन्नई बंदरगाह। और ये कहाँ स्थित है? तो यह है तमिलनाडु में। अब आता है क्या? एन्नोर। क्या है? एन्नोर। एन्नोर बंदरगाह। यह भी कहाँ है? तो यह भी तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है।
अब नेक्स्ट एक और आता है तूतुकोरिन। तूतीकोरिन। और तूतीकोरिन बंदरगाह भी कहाँ पर है? तो यह भी तमिलनाडु में है। तो हमने देखा कि तमिलनाडु के क्षेत्रों में हमें 3 प्रमुख बंदरगाह दिखाई दिया। सबसे पहला कौन सा बंदरगाह? चेन्नई बंदरगाह। और यह कैसा बंदरगाह है? तो यह मानव निर्मित बंदरगाह है और इसके साथ ही साथ यह सबसे प्राचीन बंदरगाह है। और इसके अलावा हमें कौन सा बंदरगाह दिखाई दिया? एन्नोर बंदरगाह और तूतीकोरिन बंदरगाह। और यह सब के सब कहाँ है? तो तमिलनाडु में। चलिए अब और आगे देखते हैं। और जब हम आगे निकले तो आया आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में हमें, आंध्र प्रदेश के तट को क्या बोलेंगे? उत्तरी सरकार। और यहाँ पर हमें कौन सा बंदरगाह दिखाई देगा? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है यह भारत का सबसे सबसे गहरा बंदरगाह है। सबसे कैसा बंदरगाह है? तो गहरा बंदरगाह है। अभी हमने बताया सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो मुंबई है। लेकिन सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह। और ये कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। चलिए अब हम आते हैं ओडिशा में। और ओडिशा में हमें कौन सा बंदरगाह मिलेगा? पारादीप। पारादीप बंदरगाह कहाँ मिलेगा? ओडिशा में। और इसी द्वीप से हमें सबसे अधिक चावल जो होता है उसका हम क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। क्योंकि चावल अनुसंधान अगर भारत में देखेंगे तो कटक वाला जो क्षेत्र है उड़ीसा में, वहां पे है। और यहीं से चावल का सबसे अधिक निर्यात होता है, पारादीप बंदरगाह से। अब आते हैं हम कोलकाता। कोलकाता बंदरगाह ये कहाँ है? तो ये है पश्चिम बंगाल में। चलिए तो हमने ये सारे तट के नाम पढ़ चुके थे। और अभी हमने टोटल बंदरगाह के बारे में देखे हैं कि कौन कौन से बंदरगाह कहाँ स्थित है। चलिए अब यहाँ पर हमने सभी बड़े बंदरगाहों को देखे जो कि केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। अब बात आती है यहाँ पर एक दो पॉइंट और। एक आता है यहाँ पर ओडिशा, सॉरी, गुजरात में ही एक दाहेज, दाहेज बंदरगाह जो कि एक रासायनिक रासायनिक बंदरगाह है। दाहेज बंदरगाह। और कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में है। यहाँ से क्वेश्चन आता है इसलिए याद रखेंगे। और यह एक छोटा बंदरगाह है, यानी छोटा बंदरगाह की श्रेणी में ये आता है। दाहेज बंदरगाह गुजरात का रासायनिक बंदरगाह है। और भारत सरकार ने जितने भी बंदरगाह था उसको, सभी को एक दूसरे से जोड़ने के लिए एक परियोजना लाया गया था जिसका नाम है क्या? बंदरगाहों को जोड़ने के लिए, बंदरगाह को जोड़ने के लिए। जोड़ने के लिए कौन सी परियोजना? तो सागर माला परियोजना। याद रखेंगे कि भारत सरकार ने सभी बंदरगाहों को जोड़ने के लिए कौन सी परियोजना चलाई थी? तो सागर माला परियोजना। तो आज हमने ये सारे तटों और तटीय राज, तटों का नाम और भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं, कौन कौन से बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, इसके बारे में समझें। अब तक मुझे लगता है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। पश्चिमी तटों पर भी हमने बताया था और पूर्वी तटों पे, पूर्वी तटों का एक बार रिकॉल कर लेंगे।
तमिलनाडु में हमें 3 बंदरगाह मिलेंगे, तूतीकोरिन, एन्नोर और चेन्नई। चेन्नई कृत्रिम है, सबसे प्राचीन बंदरगाह है। एन्नोर तमिलनाडु में ही है, इसके सहयोग के लिए ही बनाया गया है एन्नोर बंदरगाह भी। तूतीकोरिन भी तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह है भारत का, और आता है पारादीप, जो कि कहाँ स्थित है, ओडिशा में है। और कोलकाता वेस्ट बंगाल में एक बंदरगाह है। चलिए यहाँ तक तो अब मुझे उम्मीद है कि सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा बनेगा, ये चैप्टर यहीं पे लगभग तटीय राज्य की सामान्य परिचय में जो तटीय राज्य बचा हुआ था उसको हमने बताया। अब हम जो पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर आ जाएगा ज्योग्राफी का, भारत में भारत का भौतिक विभाजन। और उम्मीद करते हैं कि आपको भौतिक विभाजन मिलनी वहीं से चैप्टर स्टार्ट ही होता है भारत की ज्योग्राफी का। ये सभी तो एक सामान्य परिचय था। जब भौतिक विभाजन आप पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। भारत के स्थलाकृतियों की संरचना कैसी है, बनावट कैसी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं भारत के भौतिक संरचना के संबंध में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।